नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आपके अपने यूजीसी नेट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि हम लोग अभी हिंदी साहित्य के लेक्चर में हैं और ख़ास तौर पे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के माध्यम से लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, जून 2025 की बात अगर करें, हम जून 2025 की बात करें, दिसंबर 2024 की बात करें, तमाम ईयर में आप देखेंगे पेपर उठा करके PYQ हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। PYQ से सिलेक्शन तक वाले जो आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में तो आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि वहाँ पर 10 वर्षों का 2015 से लेकर 2025 तक का PYQ कराया जा रहा है, 10 वर्षों का, 10 से 11 वर्ष को। तो आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से लाइन बाय लाइन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन से आपको टू दी लाइन मिलेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को हिंदी साहित्य का इतिहास करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल बोलते हैं, भक्ति काल, जिसमें दोनों हम लोग ज्ञान मार्गी और जो निर्गुण और सगुण धारा होता है दोनों को केयर कर लिया। रीतिकाल में जानते हैं केशव बिहारी पद्माकर घनानंद, तमाम जितने भी खास करके साधु संत हैं, कवि हैं, उनको भी किया। और आज हम आधुनिक काल गद्य खंड के अंतर्गत 1925 से लेकर 1950 के अंतर्गत गद्य साहित्य परंपरा भारतेंदु युग को देखते हैं। इसका भी सेकेंड लेक्चर है। जब आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपको जहाँ संपूर्ण निचोड़ एक ही जगह सारे वीडियोज़ कलेक्ट होकर मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही आप कोर्सेस या प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगा। लास्ट 60 डेज JRF बैच क्रैश कोर्स 0 to ये दरअसल बिगिनर के लिए है। ठीक है, बिगिनर इन द सेंस कि जो स्टूडेंट्स यानी सामान्य तौर पे अभी अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, जो इस बार एग्ज़ाम लेने वाला है या आगे फुल प्लेजर एग्ज़ाम लेगा, ठीक है, तो बिगिनर का मतलब वो होता है। नेक्स्ट है सुपर बैच, यहाँ पर तमाम आपको कोर्सेज क्लासेस मिल जाएगा सारी चीज़ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन जो प्रथम उत्थान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं 1925 से लेकर 1950 में, ये संबत में है। ठीक है, न कि सन में, ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं, परीक्षा गुरु यहाँ देख रहे हैं। चलिए, आज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करते हुए भारतेंदु युग के अंतर्गत ठाकुर जगमोहन सिंह को पढ़ते हैं। किसको? ठाकुर जगमोहन सिंह को। आपको पता है कि भारतेंदु युग कहने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ भारतेंदु जी को हम लोग पढ़ते हैं। भारतेंदु युग में जितने भी महान कवि हुए हैं या महान साहित्यकार हुए हैं, उन सभी को हम लोग पढ़ते हैं कि इनके भारतेंदु युग में जितने खासतौर पर भारतेंदु युग के बारे में आपको पता ही है, इनका कालखंड ही है 1850 से लेकर के 1885 के बीच का। ठीक है, इसी में इन्होंने पूरा इतिहास सृजन कर दिया, एक युग सृजन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि पेन पेपर लेके बैठना है आप लोग को। यहाँ लिखा है कि भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं किसी तबीयत रखने वाले जो विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश में है कि राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। उनका जन्म सावन के शुक्ल 14 संवत 1914 और मृत्यु संवत 1956 को हो गया था। यानी सन की बात करेंगे तो 1899 के आसपास। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे, जहाँ उनका भारतेंदु के साथ क्या हो गया, मेल जोल हो गया। अक्सर होता है, क्लासमेट के बारे में आप जानते ही हैं कि जब आप साथ में पढ़ते हैं तो आपके मित्र बन जाते हैं। तो ये संस्कृत साहित्य थे और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे। हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक भी थे। प्राचीन जो संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्या नटवी के रमणीय प्रदेश के निवास के कारण विविधा भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख और सच्ची अनुभूति उनमें थी, उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई, उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। अब बात आती है परंपरा पालन की। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहाँ उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उनकी जो सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुँच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। ठाकुर जगमोहन सिंह जी के नक्षत्र के सौंदर्य की, प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य की मेल को देखा है।
प्राचीन संस्कृत साहित्य की रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा की को मन में बसाने वाले ये पहले हिंदी लेखक थे। अक्सर होता भी आप देखेंगे कि जब ये दौर चला पुनर्जागरण का काल था, और पुनर्जागरण के काल में अपनी भाषा को लेकर के अपने पता होगा सर सैयद अहमद खान और जो गरसाद अतासी थे फ्रांस में बैठे बैठे नाटक कर रहे थे, और नाटक इस कदर कर रहे थे कि हिंदी को गवार की भाषा बोल रहे थे। यानी हिंदी का मतलब गवार की भाषा उन लोग का अगर बस चलता तो आप यकीन मानिए, मैं कहता हूँ आपको कि उर्दू को ही एक कह रहा था कि सुसज्जित और परिष्कृत भाषा है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो कवि हैं हमारे जो पूर्व के जितने भी ज्ञानी लोग हुए हैं जो हिंदी को लेकर के या भाषा को लेकर के जिन्होंने भी काम किया है वो अतुलनीय है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर देखिए बस इतना ही कहकर अपने श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे दिए, और खासकर भारतेंदु जो मंडल है, भारतेंदु युग के अंतर्गत जितने भी कवि है बहुत बहुत उनका योगदान रहा है। इस खड़ी बोली को मतलब एक स्तंभ देने का काम किया उन्होंने। ठीक है, आधार कह सकते हैं कि मतलब उनके ही आधार पे पूरी समझे खड़ी बोली खड़ी है। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कौशल नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कहता है कि याही मग हवे कह गए दंड कवन श्रीराम तासु पावन देश यह विंध्याटवी ललाम। आपको पता होगा, आपको लगता होगा ये विंध्याटवी क्या है। दरअसल विंध्याचल पर्वत का नाम आपने सुना होगा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में बात है ना कि तो विंध्याचल जो मध्य प्रदेश का भाग है वही मध्य प्रदेश के भाग को विंध्याटवी कहते हैं हम लोग। मैं कहाँ तक कि सुंदर देश का वर्णन करूं जहाँ की निर्झनी जिनके तीर जो है वानीर से भिरे, मदगल कुजित विहंगमों से शोभित है, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है, और जिनके किनारे के श्याम जम्बू के निकुंज फलभार से नामित जानते हैं, शब्दायमान होकर झरती है, जहाँ की शलकी वृक्षों की छाल में हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ कर खुजली मिटाते हैं, और उनमें से निकला तीर शब वन के शीतल समीर को सुरभित करता है। मुंज मंजुर की लता और नील निचूर के निकुंज जिनके पत्तों ऐसे सघन जो सूर्य की किरणों को भी नहीं निकलने देती इस नदी के तट पर शोभित है। ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती त्रिलोकता और नीलोत्पलों की झोपड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच होकर बहती है। कंकागिद्ध नामक पर्वत से निकल अनेक दुर्गम विषम और असम भूमि के ऊपर से बहुत से तीर्थों और नगरों को अपने पुण्य जल से पावन करती है, पूर्व समुद्र में गिरती है। इसी नदी के तीर अनेक जंगली गांव में बसे हैं। मेरा ग्राम इन शवों की से उत्कृष्ट और श्रेष्ठ जनों से पूरित है। इसके नाम ही को सुनकर तुम जानोगे कि कैसा सुंदर ग्राम है। इस पावन अधिराम ग्राम का नाम श्यामापुर है, जहाँ आम की आराम पथिकों और पवित्र यात्रियों को विश्राम और आराम देते हैं। पुराने टूटे फूटे दे वाले इस ग्राम की प्राचीनता के साक्षी है। ग्राम की सीमांत झाड़ जहाँ झुंड के झुंड कौवे और बगुले बसेरा लेते हैं, गवई की शोभा बताते हैं। पौ फटते हैं गौधूली के समय, गैया के खुरों से उड़ी धूल जैसी गलियों में छा जाती है, मानो कुहीरा गिरता है। ऐसा सुंदर ग्राम जिसमें श्याम सुंदर स्वयं विराजमान है, मेरा जन्म स्थान है। वो अपने जन्म के बारे में कहते हैं ऐसा। कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखकर एक मूक समर्थन तो इन्होंने किया ही है, साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रभाव शैली भी इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का विलक्षण प्रधान था, न कि शब्द विधान का। क्या अच्छा होता यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता। तब तो वंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा था, और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय निरूपक निबंधों तक का क्या किया अर्थग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता। अब हम लोग ठाकुर जगमोहन सिंह के बाद आगे पढ़ते हैं बाबू तोताराम को। ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म जो है कब, संवत 1804 में, और मृत्यु 1902 के आसपास हुई है। बीए पास करके ये हेडमास्टर हुए, परंतु में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। कौन? बाबू तोताराम क्या निकालने लगे? भारत बंधु पत्र निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में भी थे। इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा स्थापित की थी,
ये हरिश्चंद्रिका के लेखकों में थे। उनमें कीर्तिकेतु नाम का एक ऐसा नाटक भी निकला था। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित थी, जैसे केतु कृतांत नाटक, अंग्रेजी का अनुवाद, स्त्री सुबोधनी। भाषा इनकी साधारण अर्थात विशेषता रहित है। इनकी कृति केतु नाटक का एक भाषण देखिए। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ भाषण है। यह कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कृतिकेतु विचारे की क्या चलती है, जो पराधीन होकर ही से प्रसन्न रहता है और शिशुमार की शरण जा गिरने का जिसे चाव है। हमारा पिता अत्रिपुर में बैठा हुआ वृथा रमावती नगरी की एक नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाई है। नवपुर की निबल सेना और एक रीति स्तोथी सभा जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई है, वह उसके संग है। हे ईश्वर, भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देने वाले में नीचे दिए गए महानुभाव भी विशेष उल्लेखनीय हो गया। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, भारतेंदु तो एक मात्र व्यक्ति नहीं, एक युग है। क्या है? एक युग है। अब देखिए पंडित केशवराम भट्ट जी को, क्या है? पंडित केशवराम भट्ट जी, ये भट्ट जी महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। कहाँ बस गए थे? बिहार में बस गए थे। उनका जन्म 1911, मृत्यु संवत 1961 में हुई थी। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने सज्जाद संबुल और शमशाद शौसन नामक 2 नाटक लिखा। कौन लिखा है? पंडित केशवराम भट्ट। ठीक है, इनका कर लीजिएगा, जैसे कि आपको क्या हो, PYQ तैयार हो जाए आपका। जिनकी भाषा उर्दू भी ही समझिए। इन दोनों नाटकों की विशेषता यह कि ये वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए। इनमें हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, लुटेरे, लफंगे, मुकदमेबाज, मारपीट करने वाले, रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए। संवत 1929 में इन्होंने बिहार बंधु निकाला और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। पंडित राधाचरण गोस्वामी, क्या है? पंडित राधाचरण गोस्वामी। इनका जन्म वृंदावन में संवत 1915 में हुआ और मृत्यु संवत 1982 में हुआ था। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें भाई देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम का एक पत्र, भारतेंदु के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम का एक पत्र कुछ दिनों के तक वृंदावन से निकाला था। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए थे और उसके पक्ष में हिंदू बांधव में कई लेख भी लिखे थे। भाषा इनकी गठी भी होती थी। इन्होंने कई बहुत ही अच्छी मौलिक नाटक लिखे। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धान, श्री गोसाई जी के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक है। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने विरजा, जावित्री और मृणमयी नाटक नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंग भाषा से किए हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास, कौन नाम है? अंबिका दत्त व्यास। व्यास जी का जन्म संवत 1915 और मृत्यु संवत 1957 में। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान हैं, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। किसका? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का। अवतार मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों की अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। गद्य रचना का भी विवेचन इन्होंने अच्छा किया। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त इन्होंने गद्य काव्य मीमांसा आदि अनेक गद्य पुस्तकें लिखी। उन्होंने के स्थान पर उन्होंने लिखते थे। देखिए कितना परिष्कृत भाषा होता है। ब्रज भाषा की अच्छी कविता से बाल्यावस्था से ही करते थे, जिसे बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रज भाषा में एक ललिता नाटिका लिखी थी। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गोसंकट नाटक लिखा, जिनमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवधा बंद किए जाने की कथावस्तु रखी गई थी। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, क्या है? पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्रिका
को संभाला था उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कभी राजा श्यामल दानजी ने अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया था। तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। पंडित भीमसेन शर्मा, क्या नाम है? पंडित भीमसेन शर्मा, ये पहले स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। संवत 1940 से 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी, कई संस्कृत ग्रंथों में हिंदी भाषा में निकाले। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भी निकाला। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़ी जोर शोर से दी थी। जैसे दुश्मन को दुश्मन, सिफारिश को क्षिप्रासीस, चश्मा को चक्ष्मा, शिकायत को शिक्षायतन इत्यादि। अब देखते हैं आगे काशीनाथ खत्री जी को। क्या देखते हैं? काशीनाथ खत्री जी को। इनका जन्म संवत 1906 में आगरा के मैथान मोहल्ले में और परलोकवास सिरसा जिला इलाहाबाद में, यहाँ जहाँ से ये पहले अध्यापक रह चुके थे, अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। संवत 1948 में कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का काम करके पीछे से ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। तो ये नीति जो है, कथा पलव्यान, स्वदेश रहित ऐसे विषयों पर भी लेख और पुस्तक लिखने की ओर उनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम है। ये 3 पुस्तकें उल्लेख योग्य है। पहला है ग्राम पाठशाला निकृष्ट नौकरी नाटक, तीसरा है 3 ऐतिहासिक रूपक, तीसरा है बाल विधवा संताप नाटक। 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो सिंध देश की राजकुमारियां, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई वाली घटना लिखा गया। दूसरा है गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल की मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का व्रत है। तीसरा है लवजी का स्वप्न। क्या है? लवजी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यानों, जो लैम्प की रीत का अनुवाद है, नित्योपदेश, जो ब्लैकी में सल्फर कल्चर का अनुवाद है, देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति, दादा भाई नेहरू के व्याख्यान का अनुवाद है, भाषा त्रिकालिक दशा, कर्नल अर्काट के व्याख्यान का अनुवाद है, इत्यादि अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष के विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशिला स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है, इत्यादि छोटे छोटे पुस्तकें और लेख लिखे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राधा कृष्णदास। क्या नाम है? राधा कृष्णदास। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म संवत 1922 में और मृत्यु संवत 1964 में हुई। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप पूरा किया था। इन्होंने पहले दुखिनी वाला नामक छोटा सा रूपक लिखा था, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्मपत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, जिनका रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई थी। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी है, जो संवत 1554 में समाप्त हुआ था। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसका अभिनय कई बार जगह हुआ है। तो आप देखेंगे जितने भी, खास करके भारतेंदु युग में, आप आधुनिक काल में जितने भी गद्य को लेकर के विकास में करी में जितने भी कवि का नाम जुड़ता है, जितने भी ज्ञानी लोगों का नाम जुड़ रहा है, अब हर ज्ञानियों का नाम लेकर के उसमें कुछ महत्वपूर्ण मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उसको क्या करना है? नोट्स बना लेना है। भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदर्श के सांचे में ढले हुए हैं। कथोपकथन इत्यादि यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और अवसर की सर्वथा उपयुक्त है। इनमें कही गई ओज भी पूरा है। ओज मतलब जोश की बात हो रही है। वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उनकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित है। ये बातें चाहे कुछ लोगों को पसंद ना हो। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निसहाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए हैं। स्वर्णलता,
मरता क्या ना करता। देखिए क्या है, स्वर्णलता और मरता क्या ना करता। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कार्तिक प्रसाद खत्री के बारे में। क्या नाम है? कार्तिक प्रसाद खत्री। ये कार्तिक प्रसाद खत्री जो हैं, ये असम बंगाल के कई स्थानों में रहे हैं। हिंदी का प्रेम इनमें इतना अधिक था कि 20 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कलकत्ता से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग किया था। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1874 में संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन से छपने लगा था, पर पूरा न हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बंगला उपन्यासों के इनके किए हुए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से निकाले। नेक्स्ट आता है फ्रेडरिक पिनकॉट। क्या नाम है? फ्रेडरिक पिनकॉट। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। यह कहा जा चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें गिरते हैं और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही करते हैं। इन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी। पहला बाल दीपक 4 भाग, नागरी और कैथी अक्षरों में। ये खासकर कैथी जो आप देखें, कैथी शैली होता है लेखनी का। खासकर आप जाएंगे मिथिलांचल के इस एरिया में, जाएंगे बिहार के मिथिलांचल में, यानी उत्तर बिहार में, तो आपको कैथी शैली आपको दिखेगा। वो उस समय जो दौर में कैथी शैली में ही सारे कामकाज हुआ करता था, ऑफिशियल कामकाज। ठीक है। अब भले कैथी शैली को मतलब हटा करके, क्योंकि सामान्य जनजीवन को पढ़ने के योग्य बनाने के लिए हिंदी में किया गया है। विक्टोरिया चरित्र, ये दोनों पुस्तकें खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर में छपी थी। बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके पाठ का कुछ अंश भाषा के नमूने के लिए दिया जाता है। हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल के रखो, मैली ना हो बेबाबे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना उंगली के तले दबकर फट न जाए। देखिए किस तरीके से कहा जाता है। विक्टोरिया चरित्र 136 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उसके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों से मिलते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने के एक पत्र में वे लिखते हैं, आपका सुखद पत्र मुझे मिला और उसे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे भारी बात है। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूं कि जब तक किसी देश में निज भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कामों में नहीं प्रवृत्त होते हैं, तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा की प्रचलित करने का उद्योग किया है। देखो, 80 बरस हुए बंगाली भाषा निडी अपभ्रंश भाषा थी। पहले पल थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिलती थी, परंतु अब क्रम करके संवारने से निपट अच्छी भाषा हो गई। इसी तरह चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें मिलावें। इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर पश्चिम में 1000 वर्ष तक फारसी बोलने वाले लोग राज करते थे। इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातों को जानते हैं। उन फारसी बातों को भाषा से निकाल देना असंभव है। इसीलिए उनको निकाल देने का उद्योग मूर्खता का काम है। हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर आपने बाबू कार्तिक प्रसाद को लिखा था। कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान की पुलिस के जुम्ल की ऐसी तस्वीर खींची कि मैं हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर के ट्रिब्यून नामी समाचार पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के छपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियां भेजी, जिनमें प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुर्म उससे भी ज़्यादा है जितना मैंने सुना था। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसे ना हो जावे जैसे कि हमारे इंग्लिस्तान में हैं, मैं इस बात का पीछा न छोड़ूंगा। देखिए पुलिस का क्या क्या स्थिति दिखाया गया है। जनमानस के लोगों के साथ पुलिस की बर्बरता को देखिए। ये ऐसा नहीं कि आज आपने यदा कदा न्यूज़पेपर में सुना होगा या आपको देखा होगा। ये हर दौर की कहानी कुल मिला के एक समान ही है। पुलिस ने जनमानस के साथ, सामान्य जन लोगों के साथ जो बर्बरता करता है, वो अगर आप लिखनी शुरू कर दे, अगर कैप्चर करना शुरू करें तो आप शॉक हो जाएंगे। कई बार तो मर ही जाता है उसकी बर्बरता का। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिनकॉट साहब ने ब्रजभाषा पद्य में लिखी थी, जो नीचे दी जाती है। बैस बंस अवतंस श्री बाबू श्रीचंद जू क्षीरनीर कलहंस टुक उत्तर लिखी देव मोही, पर उपकार में उदार अबनी में एक भाषा अनेक, यह राजा हरिश्चंद्र है। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ लिखा हुआ है। भारतेंदु के समय से साहित्य निर्माण का कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के समय प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थी। अदालतों की भाषा बहुत पहले ही से
उर्दू चली आ रही थी। जिस प्रकार अभी अंग्रेजी है उसी प्रकार उस दौर में उर्दू थी। इसे अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा को उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता था। इसे चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने संबंध में कई पंपलेट भी लिखे। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई जिसमें भारतेंदु का बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ था। वे जहां जाते अपना मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को भूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। ये PYQ है साथी, ठीक है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको अब लिख लीजिए। इसे प्रकार पंडित प्रताप नंद मिश्र की हिंदुस्तानी का राग आलापते फिरते थे। कई स्थानों पर हिंदी प्रचार के लिए सभाएं स्थापित हुई। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की भाषा संवर्धनी सभा का उल्लेख हो चुका है। ऐसे ही एक सभा सन 1884 में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया था। सफलता का न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे बहुत कुछ अपनी प्रसक्ति प्रचार के काम में लगानी पड़ी। भारतेंदु के अस्त होने के उपरांत जो हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने के से नवशिक्षितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़ने वाले की थी, जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरिक का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू सुंदरदास, बाबू राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा, आप देखेंगे काशी नागरी प्रचारणी सभा का जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा आता है, हर बार आपको मिलान करने में दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा का जो स्थापना हुआ है 1893 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कृति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि के से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थिर होकर बराबर इसे अनेक बड़े उद्योगों में तत्पर करते थे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास हुए। इसके सहायकों में भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र, MA खड़ग विलास प्रेस के बाबू जगजी रामदीन सिंह, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि। इस सभा के उद्देश्य दो हुए: नागरी अक्षरों के प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। क्या हुआ? समृद्धि, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से देखा कि आपने किस प्रकार हम लोग क्या किया, अभी जो काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना करवा दिया है। तो काशी इसके अस्त होने के बाद, किन के अस्त होने के बाद, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अस्त होने के बाद, यानी देहांत होने के बाद, परलोकवास के बाद की बात हो रही है 1893 ईस्वी में। ये जाएंगे तो देखेंगे PYQ, आप देखिए जाकर के PYQ से सिलेक्शन तक जो मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन है PYQ से सिलेक्शन तक, खासकर ये जो आपका प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आपको मिलते हैं, क्लासेज मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है आपको मिल जाता है उससे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।